जय हिंद। देखिए, आज चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है गरीबी, बेरोजगारी और कैसे कोई अपना देश खुशहाली सूचकांक जारी करता है और कितने प्रकार के बेरोजगारी आते हैं और कितने तरह से गरीबी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और क्या इसके अपने देश में आधार होते हैं जिस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि देश कितना गरीब या अमीर है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसे गरीबी और बेरोजगारी देखने से पहले हम लोग थोड़ा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आदमी कितना इनकम होता है, कितना उसका कंट्री का जीडीपी कितना है, इस तरह से। ठीक, तो देखिए, पहला चीज़ जो होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को अगर कैलकुलेट करना है ना, तो उसको हम लोग कैलकुलेट बोलते हैं कि जीडीपी अगर इतनी स्पीड बढ़ रही है मतलब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जैसे आप सुनते होंगे कि देश की जीडीपी इस साल 6.4% के रेट से ग्रो कर रही है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था 6.4% के मतलब पिछले वर्ष की तुलना में इतनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक, यानी देश की अर्थव्यवस्था जब कैलकुलेट करना होगा, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कैलकुलेट करनी होगी, तो हम लोग जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ये देश की वृद्धि, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को दर्शाता है कि देश कितनी स्पीड से आपकी वृद्धि कर रही है, मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कितना तेजी से वृद्धि कर रहा है। ठीक, दूसरा आता है कि देश में खुशहाली किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो देश में खुशहाली, जैसे सुनते होंगे कि नलवा जो है ना, नल्ला मतलब पाकिस्तान हम लोगों से ज़्यादा खुशहाल है। वो आपको लगता है कि कभी हो सकता है खुशहाल? कभी नहीं हो सकता है। उसका कैसे खुशहाली, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कैसे उसको जारी करके बताता है कि नहीं, पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खुशहाल है। जैसे अभी देश का जो खुशहाली सूचकांक है 126 हो गया है, पहले 136 था। ठीक ना, देखते हैं जो खुशहाली सूचकांक है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नापा जाता है। पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का वार्षिक कितना है, जैसे एक साल में कितना आप कमाते हैं, या एक महीने में आप कितना कमाते हैं, या एक दिन में आप कितना कमाते हैं, यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो निकाला जाता है आपका नेशनल इनकम, इनकम से। नेशनल इनकम अपन देश की कुल जनसंख्या, ठीक, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि ऊपर इंग्लिश भी नीचे हिंदी से डिवाइड कर रहा है, कट भी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, डिजिट डिजिट से ही कटता है। ठीक, तो नेशनल इनकम, और इसको जो निकालने का जो सबसे परफेक्ट मेथड होता है ना, वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। ठीक, या फिर हाँ, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो भी किस पे? फैक्टर कास्ट पे। ठीक, फैक्टर कास्ट एक तरह से लागत वगैरह को ही बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बनाने में क्या उसकी लागत आए, वो क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, उन सबको कैलकुलेट करके निकाला जाता है एनएनपी फैक्टर कास्ट। ठीक, तो नेशनल इनकम। तो अभी आप पर कैपिटा इनकम, अगर आपको अपने देश के बारे में जानना है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पर कैपिटा जो इनकम है वर्तमान में भारत का, वो 1,20,000 पर ईयर है। पूरी जनसंख्या से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा नेशनल इनकम बटे पूरी जनसंख्या। अभी आप जान रहे हैं कि हम लोग चाइना को पछाड़कर भी आगे चले गए हैं, 142 करोड़ से भी ऊपर हमारी जनसंख्या हो गई है, जबकि चाइना की 141 करोड़ के आसपास है। ठीक, यानी देश की जो हमारी पर कैपिटा इनकम है ना, वो है 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। ठीक, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इतना है। अब देखिए, इसको आप पर मंथ में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक, 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आपका ये पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, पीसीआई आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, वो 10,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कमा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक ना, एक्चुअल में कहाँ इतना होता है, मतलब एक एवरेज आंकड़ा है। जैसे कितने लोग जो अमीर हैं वो बहुत ही अमीर हैं, जो गरीब हैं वो 1,000 रुपये भी पर मंथ के बचा नहीं पाते हैं। कमाते कितना है ये तो मतलब नहीं कर सकते, लेकिन बचा 500 1,000 रुपये भी महीने में नहीं बचा पाते। लेकिन यहाँ दिखा कितना रहा है? 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह पर कैपिटा इनकम है उनका। ठीक ना, तो इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि, तो इसी बेस पे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री की खुशहाली सूचकांक को निकालता है, जारी करता है कि आपके देश में कितने मतलब जनता कितनी खुश है आपके देश में। ठीक ना, उसमें कई फैक्टर आ जाते हैं, जैसे इनकम इक्वल नहीं होता है, उसमें बोलने की स्वतंत्रता है, ये सब घूमने, ये सब को मतलब कई आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। ठीक ना, ये तो हो गया बेसिक चीज।
पर कैपिटा इनकम, जीडीपी वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा इसको क्योंकि आप लोग पहले से जानते होंगे, इसको बस थोड़ा सा हम बताए हैं, ठीक ना। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक ना। बेरोजगारी के देखिए डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कितने तरह से बेरोजगारी आती है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। घर्षणात्मक बेरोजगारी में ये होता है कि जैसे कितने लोग रूढ़िवादी होते हैं कि जिस जो जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने देना चाहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में बता दें कि जैसे खेती जो होता है वो कृषि जो होता है वो हल बैल से होता था पहले, ठीक। अब धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, ट्रैक्टर और जो आधुनिक जो यंत्र हैं, जैसे खेती की कटाई करने हार्वेस्टर, ये सब जो है गेहूँ वगैरह कटाई करने वाली मशीन है। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र में क्या है ना, जो पिछड़े एरिया है वहाँ पे अभी भी लोग हल बैल से ही खेती करना पसंद करते हैं। तो कौन इतना पैसा देने जाएगा, और सही भी बात है, इतनी महंगाई है ना कि हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है खेती के लिए इतना। तो चाहता है कि हम अपना से जितना अधिक हो सके उतना दे दें, बाकी थोड़ा मोड़ा हम करा लेंगे। तो इस हिसाब से जैसे इससे धीरे धीरे ऐसा भी नहीं है कि उसी पे अड़े हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वही जो शिफ्ट होने के बीच का जो समय होता है ना, जैसे जो आपकी पुरानी परंपरा है उसे नई परंपरा में आप शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बीच जैसे आप क्या है कि जैसे 1G 2G 3G 4G सबसे शिफ्ट होते होते आप 5G पे आ गए ना, तो इन बीच में क्या था कि एक कहीं ना कहीं गैप था थोड़ा थोड़ा का ना, उसमें जो आपको शिफ्ट होने में समय लग जाता है उसी को बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक। दूसरा आ जाता है आपका, इसी को संरचनात्मक बेरोजगारी भी कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक ना, संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा होता है मौसमी बेरोजगारी, जिसको सीजनल बेरोजगारी बोलते हैं, सीजनल बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे आपको एग्जांपल से बताते हैं, जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, तो अभी क्या जैसे एक नॉर्मल क्या होता है जूस लगाने वाले, जैसे गन्ने का जूस इस समय एकदम बिक रहा है, ताबड़तोड़ बिक रहा है, ठीक। आइसक्रीम बिक रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे ठंडी आएगा या थोड़ा सा बरसात या ठंडी का मौसम आएगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो गन्ने का जूस हो गया, गन्ना हो गया या फिर आइसक्रीम हो गया, ये सब की बिक्री धीरे धीरे कम होगी। हालांकि जो अंग्रेजी मीडियम वाला होता है या बड़े लोग होते हैं ना, वो ठंडियों में यही खाते हैं, बारात वारात में जाते हैं, शादी वादी में तो खोजते हैं कि सब कुछ खाने के बाद की आइसक्रीम हो, अभी बाकी रह गया उसको भी जाते हैं और खाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ अलग बात हो गई, एक्सेप्शनल हो गया। नॉर्मल क्या होता है कि गर्मी में ही आइसक्रीम गन्ना का जूस वगैरह ज़्यादा प्रीफर हम लोग करते हैं। एक बात बताइए, जो गन्ना बेच रहा है या आइसक्रीम बेच रहा है, जो ठंडी में जाएगा तो क्या वो ये चीज़ बेच पाएगा? उस हिसाब से तो नहीं बेच पाएगा, मतलब बिकेगी ही नहीं उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्मी में जो रोजगार उसके पास था वो तो छिन गए। मतलब एक तरह से क्या हो गया, मौसम जैसे आता है सीजन में रोजगार उसको मिलता है, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, ठीक। अब तीसरा जो आ जाता है, मौसमी बेरोजगारी हो गई, घर्षणात्मक बेरोजगारी हो गई। अब आता है एक प्रछन्न या छिपी बेरोजगारी, छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी भी इसी को बोलते हैं, प्रछन्न, जिसको हिडन बोलते हैं इंग्लिश में, हिडन, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जैसे काम कम ही रहेगा लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे क्या होता है कृषि, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कृषि। कृषि में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 बीघे का खेत है और घर में अगर 10 आदमी है ना, 10 या मान लीजिए 8 10 जो भी हो, 10 आदमी है ना, तो देखेंगे 10 के 10 इसी में लगे रहते हैं दिनों रातों। रातों का मतलब कि दिन भर इसी में ही उठतो सुततो इसी में लगे रहते हैं। 1 1 बीघा का खेत है, उसी में कोड़ेंगे, वो घास निकालेगा, वो पानी पटाएगा, इसी तरह। जबकि ये 1 बीघा का खेत की खेती करना ये 10 लोगों का काम है नहीं, 4 लोग 3 लोग भी इसको आसानी से मतलब जो कमाना चाहें वो कमा सकते हैं इसमें। लेकिन 10 के 10 देखते हैं कि इसी में लागत रहता है, क्योंकि दूसरा उनके पास ऑप्शन भी नहीं है ना कि जो दूसरा काम कर सकें। तो इसमें देखिए, अगर इसमें से अगर एक आदमी निकल के भी चला जाता है, 1 या 2 आदमी मान लीजिए कहीं चला गया बाहर, तो वो भी साल भर के कृषि में ना 8 आदमी भी करेंगे या 6 आदमी भी करेंगे ना, तो उसके उत्पादन में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 6 आदमी भी उतना ही काम कर लेंगे। 20 बीघा अगर होता है, 15 बीघे की खेत, तो माना जाए तो 10 12 15 आदमी उसमें लगेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 आदमी अगर निकल भी जाए तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके उत्पादन में। तो यहाँ से कहा जाता है कि झूठे लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब प्रश्न है हिडन का मतलब छुपा हुआ है, झूठा होता है, ठीक ना। मतलब उसके पीछे भी मतलब कि लोग इन्वॉल्व में, तो ये हो गया हिडन या प्रछन्न बेरोजगारी। अब एक आता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है कि इसमें आपको अपने आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल पाता, काम नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए आप ये BA BSc BCom किए हों या फिर
ये प्रोफेसर मतलब पीएचडी किए हों, हालांकि पीएचडी जो कर लेते हैं उसको तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। दूसरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग या बीटेक इस तरह का ये कोर्स कर चुके हो आप, क्वालिफिकेशन आपके पास है, और आपको अगर 5 में पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है, तो आप क्या बताइए कि आपकी क्षमता के हिसाब से आप काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई करके और गिनती पढ़ना तो पढ़ाने जाइएगा नहीं, कम से कम आप इंटर से तो ऊपर ही पढ़ाने को खोजिएगा। तो वो हो जाता है शिक्षित बेरोजगारी मतलब। और कभी कभी क्या होता है कि इतना करने के बावजूद भी आपको नौकरी या हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो क्या है, एजुकेशन का पर्चा लेकर हम लोग घूमते रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, तो उसको बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। मतलब कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक। तो एक तरह से आप बेरोजगार ही हो गए, ठीक। बाद में उसको नौकरी को आदमी छोड़ भी देता है, मन ही नहीं लगेगा, आप कर ही नहीं पाइएगा उस हिसाब से, तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, एक होता है चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय साइक्लिक बोलते हैं इसको, ठीक। साइक्लिक में क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, नोकिया की कंपनी है, ठीक। अब ये पहले मोबाइल बनाती थी, ठीक। अब मोबाइल बनाती थी तो इसके लिए कई फैक्टर जो है इन्वॉल्व थे इसमें। पहला तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे फैक्ट्री वगैरह ये तो कहीं ना कहीं लगाएगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हो गया इसका डीलर हो गया। तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर भी उसके अंतर्गत बहुत सारे होंगे। सेलर हो गया, और एक हो गया रिटेलर। माने एक मोबाइल की कंपनी की वजह से इतने डिपार्टमेंट में इतने इतने लोग इसमें लगे हुए थे, मतलब एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उनके बीच क्या था, एक रोजगार तो था ना कम से कम, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। अब ये धीरे धीरे कंपनी खत्म हो गई, नोकिया की मोबाइल अब उतना नहीं आती है। पहले छोटा वाला नोकिया ही पे ज्यादा लोग भरोसा करते थे, अब सैमसंग वाला आ गया है तो उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये चीज हो गया। तो इसमें जो लोग थे अब वो तो निकाले जाएंगे भाई, अब कंपनी चली गई तो उनको रख के नाश्ता पानी तो कराएगा नहीं यार, कंपनी पागल इतना है नहीं। तो उन सबको निकाल दी, ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो उनके पास नौकरी थी वो चली गई, तो उनको क्या बोलेंगे कि चक्रीय बेरोजगारी यहाँ पे आ गई है, ठीक। ये 4 तरीके की बेरोजगारी, 5 तरीके की आप लोग देख लिए। अब देख लेते हैं कि गरीबी क्या होता है और कितने तरह का होता है, ठीक ना। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। गरीबी देख लेते हैं। गरीबी वैसे देखने का मन तो नहीं करता है, क्योंकि बहुत देख लिए है ना, है ना। गरीबी, देखिए गरीबी सुनते ही ना ऐसा लगता है कि क्या ही जिंदगी होगी, मतलब कि न कोई रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना, न 10 रुपए जेब में रहता है। वो है तो पहले से डिसाइडेड है कि इसका करना क्या है, ठीक ना। देखिए क्या होता है कि अभी जैसे आप लोग देखते होंगे या सब लोग देखता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, सड़क के किनारे ऐसे कागज बीन रहे हैं, प्लास्टिक बीन रहे हैं, या फिर कचड़े से शीशे निकाल रहे हैं, बोतल निकाल रहे हैं, या कूट निकाल रहे हैं इस तरह से, ताकि उसको जमा करके बोरी में ले जाके कबाड़ के पास बेचते हैं, जिससे उनको 10-20 रुपए ऐसे मिल जाता है। मतलब देख के लगता है कि क्या ही मतलब जिंदगी है, जो पढ़ने की उम्र है उसमें लोग सिर्फ पेट के लिए जो है दिन दिन भर उसी में 12 घंटे करते हैं, तब जाके शाम को खाना खाते हैं, सुबह खाना खाते हैं। और एक चीज और है, जिसे आपको मैं अपने साथ मतलब अपने साथ हुआ बता रहा हूँ कि एक आदमी है, काम करता है साथ में ही, मतलब वो भी करता है, तो वो लेबर ग्रेड में आता है। तो उस क्या है ना कि एक दिन वो नौकरी पे मतलब ड्यूटी नहीं आया। हम लोग पूछे ना कि भाई तुम काहे नहीं आया, क्योंकि कि कोई काम मान लीजिए एक आदमी नहीं आता तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा काम उस हिसाब से हो नहीं पाता है। तो पूछे तो कह रहा है ना कि सर हमारे पास 10 रुपया नहीं था कल, तो हम इसीलिए नहीं आ पाए। मतलब हमारे यहाँ जो 10 रुपया में भरपेट खाना मिल जाता है वर्करों को, तो वो कह रहा है कि सर 10 रुपये हमारे पास नहीं था इसीलिए नहीं आ पाया। अब समझ लीजिए कि वो 10 रुपया की वजह से अपना 350 रुपया छोड़ दिया। मतलब एक दिन अगर वो ड्यूटी करता है तो 350-400 रुपए के ऐसे आसपास मिल जाता है उसको। मतलब देख रहे हैं, आज उसके पास 10 रुपए नहीं था इसलिए वो क्या 350 रुपए छोड़ दिया, ऐसी नौबत है। थोड़ा सा तो यहाँ समझदारी की भी जरूरत है, लेकिन आदमी के पास पहले ही नहीं खाने को रहेगा तो क्या दिन भर काम कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। तो वही वजह है। तो ये सब देख के थोड़ा सा तो दिल दहल जाता है, लेकिन उसको क्या करिएगा, धीरे धीरे उसी तरह चल रहा है, झेल रहे हैं लोग, ठीक ना। तो ये चीज है। चलिए ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार क्या होती है, वो तो सब लोग जानता है, लेकिन कितने प्रकार का होता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। देखिए गरीबी जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक गरीबी, रियल, जिसको बोलते हैं रियल पॉवर्टी, ठीक, रियल पॉवर्टी। एक होता है तुलनात्मक गरीबी, तुलनात्मक गरीबी, ठीक ना। इसको कंपेरेटिव बोल सकते हैं, कंपेरेटिव, ठीक।
तो वास्तविक गरीबी में क्या होता है कि अगर आप अपनी बेसिक नीड को, मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ जानते होंगे, 2 चीज़ और जुड़ गया है जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा है। अगर ये 5 चीज़ आप आसानी से नहीं कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप वास्तव में गरीब हैं, ये मानती है इकोनॉमिक्स, ठीक ना। तो इसके क्या 5 फैक्टर हो गए, भोजन, ठीक, एक हो गया कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए ना, मकान रहने के लिए चाहिए, घर, मकान का मतलब जरूरी नहीं है कि हवेली आपके पास हो, अगर 2 कमरे का घर हो तो भी वो मकान में ही कैलकुलेट आएगा, मतलब मकान। एक होता है शिक्षा, जो कि आज के समय में यही सबसे बड़ी दवा है, ठीक ना। एक होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, अगर ये 5 चीज आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं अपने फैमिली के लिए, खुद का, तो आप गरीब हैं वास्तव में, ये इकोनॉमिक्स कहती है, ठीक ना। इसमें से भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इन तीनों के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते, और आदमी किसी न किसी तरह से व्यवस्था कर ही लेता है। शिक्षा से यहाँ मतलब है बेसिक शिक्षा, मतलब कि कक्षा 8-10 तक की शिक्षा, ठीक ना। उतना अगर आदमी 8-10 तक, पहले के लोग इतना ही पढ़ के नौकरी पाते थे, कहा जाता था ना, और हुए भी थे, हुए भी हैं। शिक्षा हो गया मतलब अगर 8-10 तक अगर आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ लीजिएगा ना, तो नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग या दूरी डिस्टेंस ये सब आपको पता हो जाता है कि जाना कहाँ है, तो कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, मोबाइल कैसे चलाया जाए, ये सब आप तो बिना मतलब कि शिक्षा से सीख सकते हैं। स्वास्थ्य से हो गया नॉर्मल बीमारी, जैसे आपको सर्दी बुखार जुकाम वगैरह होता है तो आप ठीक करा लेते हैं। उस तरह की बीमारी नहीं, जैसे ये हो गया कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारी मान लीजिए आपको हो गया, उसको ठीक आप नहीं करा पाएंगे, ठीक ना, यही ना होता है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक गया था। ये हो गया वास्तविक गरीबी। अब देखिए तुलनात्मक गरीबी क्या होता है। इस तुलनात्मक गरीबी में ये होता है कि हम लोग जैसे एक तुलना करते हैं कि हम आपसे अमीर हैं या आपसे गरीब हैं, या आप हमसे गरीब हो या अमीर हो। जैसे आप हैं, आपसे अमीर कौन है, तो सीधे आदमी लेता है अंबानी का नाम, अंबानी का नाम। ये तो वही बात हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब ये तुलना एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कर सकते हैं लेकिन वही बात हो गई ना कि बड़े बड़े बाहर जाए तो टेटेंगा के पूछता है कि कितना अभी दो है, तो उस तरह का मतलब यहाँ पे वही भोज और गंगू तेली वाला हिसाब हो गया, ठीक। अंबानी और अपना तुलना, मतलब एक नॉर्मल, जैसे आप 50,000 कमा रहे हैं, अगला 60,000 कमा रहा है, उसकी तुलना में आप थोड़ा सा गरीब हैं, या आपसे जो 30,000 कमा रहा है वो आपसे थोड़ा सा गरीब है, या आप उससे थोड़ा सा अमीर है। तुलनात्मक यही, जैसे हम लोग क्या है, हमारे देश क्या है, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सबसे गरीब है। और जो श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, या फिर इधर अफ्रीकन कंट्री हैं, ये सब क्या है, हमसे गरीब ही हैं, ठीक ना। क्योंकि पर कैपिटा इनकम उतना है नहीं, उनका जीडीपी उतना नहीं है, ठीक, सीधी सीधी बात। तो ये हो गया तुलनात्मक गरीबी, ठीक, ये समझ गया आप आसानी से वास्तविक गरीबी और तुलनात्मक गरीबी क्या होता है। अब आगे इसके देख लेते हैं कि इसको नापने, गरीबी को नापने के क्या क्या हमारे यहाँ आधार बनाए गए हैं, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या आधार बनाया गया है, जिस हिसाब से हम लोग गरीबी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं फटाक से उसको भी। देखिए इसके जो आधार हैं, गरीबी नापने के आधार लिख देते हैं, गरीबी नापने के आधार, ठीक, क्या स्केल है इसके, ठीक ना, स्केल टू मेजर दी पावर्टी, ठीक। गरीबी नापने का देखिए, एक तो ये है जो कि आप लोग हमेशा जानते होंगे कि अगर किसी भी आदमी को 2400 कैलोरी की ऊर्जा, यानी 24 किलो कैलोरी की ऊर्जा अगर एक दिन में उसको मिल जाता है, तो वो आदमी गरीब नहीं है। और ये 2400 कैलोरी जो ऊर्जा है ना, ये लगभग एक थाली खाना से आपको मिल जाएगा, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद होना चाहिए, अचार होना चाहिए, ठीक। ठीक, उतना समझ गए थे आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं आगे कि गरीबी नापने के आधार क्या है अपने देश में। गरीबी नापने के आधार, ठीक ना, आधार, ठीक, स्केल टू मेजर दी पावर्टी। तो इसको नापने के कई आधार हैं, जिसमें पहला आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी अगर दिन भर में उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो गरीब नहीं है, ठीक। ये बड़ा अजीब सा स्केल लगता है कि 2400 कैलोरी जो एनर्जी है ना, आपको एक थाली खाने से मिल जाएगी। एक थाली खाना अगर आपको मिल जाता है दिन भर में, तो इतना एनर्जी लगभग आपको मिल जाएगा, ठीक। एक थाली खाना जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार हो, सलाद हो, ठीक। इतना सबको नसीब होता भी नहीं है एक थाली के खाने में, कितना कितना चावल दाल केवल खाते, कितना तो रोटी और पानी के साथ भी खा लेते हैं। तो क्या उससे उतना 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ये थोड़ा सा उटपटांग सा लगता है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड हो गया भाई। कोई कोई खाना होता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, कोई कोई खाना होता है जिसमें कम एनर्जी होती है। जैसे आप
अच्छे से रोटी सब्जी चावल दाल खाएंगे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, केवल चावल और मट्ठा खा लेंगे तो उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 2400 कैलोरी आपके पास अगर हो जाए तो आप दिन भर काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो आपको एक बात बताइए, केवल खाने से और पेट भरने से गरीबी दूर उसको बोलेंगे कि सबको पेट भर जा रहा है मतलब गरीबी दूर हो गया, उसको और भी तो नीड है जो पिछले अभी देखे थे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ा रोटी ये सब, ठीक ना। तो ये एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा नहीं लगता है, लेकिन इसको भी कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। दूसरा और तीसरा देखते हैं, दो चीज और है, एक है तेंदुलकर समिति, भारत में जो बनाया गया था, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमीशन, ठीक ना, समिति। ये बताए, जैसे अर्थव्यवस्था के ये बड़े जानकार थे अर्थशास्त्र के, ठीक ना। इन्होंने बताया कि अगर शहरी क्षेत्र में अगर कोई भी आदमी पर डे 33 रुपए खर्च करता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक ना, खर्च, अगर शहरी क्षेत्र में कोई भी आदमी अगर 33 रुपए पर डे खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। देखिएगा बड़ा मजा आएगा। आप 33 रुपये अगर आपको दे दिया जाए शहरी क्षेत्र में और एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए कि आप इससे आप ये दिन भर में एक थाली खाना भी नहीं खा पाएंगे। 20 रुपया के तो पनिया आता है आजकल, बिस्लरी वाला आता है कि नहीं, ट्रेन पे 15 रुपया में दे देता है, रेल नीर जो होता है वो 15 रुपये में देता है, कोई कोई 20 रुपये, मतलब कि 33 रुपये में आप भरपेट खाना भी नहीं खा सकते। एक पाव जलेबी भी नहीं आता है, इसमें आजकल 40 रुपया हो गया जलेबी पर पाव के हिसाब से। तो ये शहरी क्षेत्र का इन्होंने बता दिया। अब ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में जिंदगी थोड़ा सा सरल होता है, जीना सरल होता है, आसान नहीं होता है, याद रखिएगा कभी भी ग्रामीण क्षेत्र की जिंदगी जो है वो आसान नहीं होती है, थोड़ा सा सरल होता है, मतलब सस्ती होती है, सस्ती होती है इसीलिए आसान भी नहीं होती है। लेकिन लोग कहते हैं गाँव में रहना आसान है। भाई गाँव में आप एक दिन नहीं 1 महीना रह के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ अपने से कर कमा के खाओ, समझ में आ जाएगा कि कैसा जिंदगी होता है गाँव का। अच्छा, जो बड़े लोग होते हैं ना गाँव में जाते हैं तो उनको ये दिखता है कि खेत में हरियाली है, गेहूं लोट रहे हैं, सरसों फुलाया हुआ है, अरहर की खेती, धान चावल ऐसे लगा हुआ है। लेकिन जो गांव में ही रहता है ना उसको वो सब नहीं दिखता, वो तो उसको नॉर्मल हो गया, उसको ये दिखता है कि लोग ऐसे ही बेचारे दिन भर के दिन ऐसे ही गाय चरा रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में गांव में ये चीज की दशा है, लेकिन बड़े लोगों को तो भाई वही दिखेगी कि हरियाली फैला हुआ है, खेत में सरसों फूले हुए हैं। वो एक्चुअल में कुछ दिन के लिए ही होता है, मतलब कि 4 महीने 3 महीने के लिए ही सरसों फुलाता है, खिलता है, 1-2 महीने के लिए, बाद में कट जाता है। तो ये सब चीजें देख के बड़ा वो सब मौज करते हैं। और हम लोग भाई एक्चुअल में हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है गाँव का जीवन। तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो बताया वो बताया कि 27 रुपया प्रति व्यक्ति, सेम चीज है इधर आगे, पर डे अगर खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। अब बताइए 27 रुपये में भी आप दिन भर नहीं चला पाएंगे, ठीक। तो ये उतना कुछ दिन तक इनका अभिमान ना चला। इसके बाद आया तेंदुलकर समिति के बाद है रंग राजन समिति, रंग राजन समिति, ठीक, रंग राजन समिति। ये थोड़ा सा अमाउंट में इंक्रीज किए हैं। ये बोलते हैं कि अगर शहरी क्षेत्र में 47 रुपये पर डे, ठीक, 47 रुपये पर डे प्रति व्यक्ति अगर कोई खर्च करता है, याद रखिएगा कमाता नहीं खर्च करता है, तो वो गरीब नहीं है, ठीक। और गांव में अगर वही 32 रुपये पर डे, ये जो शहर वाला था यहाँ गांव के आसपास आ गया, ठीक ना, 32 रुपये पर डे अगर वो खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। ये भी आपको देख कर क्या लग रहा है, 47 रुपये में क्या है कि नॉर्मल छोटे मोटे होटल में आपको खाना मिल जाएगा, वो भी भरपेट नहीं, पानी तो आप कहीं से भी पी लीजिएगा, ठीक ना। तो उस हिसाब से ये बताए, गाँव में 32 रुपये, 32 रुपये में आप एक शाम की सब्जी ले आएंगे, सिर्फ सब्जी ले आएंगे, आटा चावल दाल ये सब आपको पहले से अवेलेबल होना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने बता दिया कैलकुलेट करके। मतलब ये 3 आधार जो है ये अपने देश में माना जाता है कि 2400 कैलोरी आपको पर डे एनर्जी मिल जाती है, आप गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में थे पहले तो 33 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये रंगराजन समिति का है, और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये है, तो आप गरीब नहीं है। अब देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या मानती है। अच्छा, एक चीज और बता दें, जो गरीबी को कैलकुलेट करता है ना, उसका गरीबी को कैलकुलेट करने वाले 3 जो मेथड है उनका नाम बता दें। एक तो अपने देश की एनएसएस को कैलकुलेट करती है, यही जारी करता है गरीबी सूचकांक वगैरह, ठीक ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं गिनी गुणांक से, गिनी गुणांक से, इसमें समानता वक्र वगैरह ऐसा आता है,
वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अंदर चला जाता है। तीसरा होता है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र या कर्व, हिंदी में वक्र, ठीक। ये 3 जो है मेथड होते हैं जो कि जिसके हिसाब से गरीबी को कैलकुलेट किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों, ठीक। अब देखिए, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या मानती है भाई गरीबी को, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो यूएनओ मानती है उसका बताते हैं। यूएनओ समझते होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मानता है कि यदि ये पूरे देश के लिए लागू है, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे देश में, कोई चाहे वो अफ्रीका का घाना देश हो या भारत हो या फिर अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी हो, अगर पर डे ठीक ना 1.9 डॉलर खर्च करता है, ठीक। 1.9 डॉलर का मतलब लगभग कि 75-74 रुपये चल रहा होगा, तो लगभग 150 रुपये प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। मतलब कि लगभग 150 रुपये आपके पास नॉर्मली पर डे अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने अगर महीने का देखा जाए तो 4500 रुपये अपने आप पे खर्च करना। अगर 4500 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 10,000 रुपये आप पर मंथ कमा रहे हैं। तो याद करिए, शुरू में आपको हम कैलकुलेट करके बताए थे, जो सीपीआई था, पर पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, उसमें 10,000 रुपये आ रहा था। तो 10,000 रुपये अगर आप कमाते हैं तो 4,500 रुपये आप उन सब चीज़ों में, बेसिक नीड को पूरा करने में आप अगर सक्षम हैं तो आप गरीब नहीं हैं। मतलब इसका आंकड़ा क्या है, लगभग लगभग सही है। मतलब 150 रुपये पर डे अगर आप खर्च करते हैं, मतलब आप गरीब नहीं है, ठीक ना। ये चीज़ आप समझ गए। अब बाकी जो 3 पॉइंट इधर एनएसएसओ, गिनी गुणांक और एक बताए थे लॉरेंज वक्र, जिसके अंतर्गत समानता वक्र वगैरह ऐसे आता है, जो इधर से ऐसे निकाला जाता है। इकोनॉमिक्स में आप जरूर ही पढ़े होंगे। ये देखिए सबके लिए है, ये जो तैयारी करता है उसके लिए नहीं करता है, उसके लिए जानना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप जानते रहेंगे, अवेयर नागरिक कहलाएंगे, ठीक ना। अब कुछ नहीं जानते रहेंगे तो जो जितना मांगेगा उतना देते जाइएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि गरीबी बेरोजगारी से संबंधित है। बाकी आपका क्या व्यू है वो आप अपना कमेंट में बताइएगा, ठीक। तब तक के इधर तब तक हम लोग बाकी जो चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, जो खराब लगता है, उसको आप जरूर बताएंगे, ताकि सुधार वहीं पे किया जा सकता है। क्योंकि अपने से अकेला आदमी, उसको लगता है जो हम कर रहे हैं अच्छा ही होगा, यही मान के आदमी करता है। लेकिन आप जब बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक। तो बाकी से इस चीज़ को पूरा समझ गए होंगे। बाकी अगले टॉपिक को हम लोग लेकर आएंगे, और तब तक वेट करेंगे अगले वीडियो का, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।